अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोफाइटर कंसोर्टियम से आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबने हाल ही में देखा होगा कि जर्मनी के द्वारा काफी ज्यादा एग्रेसिव वे में यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 भारतीय वायुसेना को ऑफर किए गए हैं। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है जहां पर यह इंगित हो रहा है कि एमआरएफए को लेकर जो टेंडर प्रोसेस है यह अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। और क्या यह रिपोर्ट सच है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मार्च 2025 में टेंडर इशू भी कर दिया जाएगा। और आखिरकार यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने ऐसी कौन सी अपडेट हमारे सामने रख दी है जिसने हमें एमआरएफए को लेकर जो इंडियन एयरफोर्स का विजन है उस पर क्लियरेंस दे दी है। आइए डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट को और दूसरी रिपोर्ट्स को इन वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। एयरबस जो कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन में है, वो पूरी तरीके से तैयार है भारतीय वायुसेना के लिए यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 को ऑफर करने के लिए। क्योंकि जर्मनी का ऐसा मानना है कि भारत का जो एमआरएफए टेंडर है वो मार्च 2025 में क्लियर हो जाएगा, या यूं कह लें 2025 के मध्य तक टेंडर क्लियर हो जाएगा। जर्मनी को इस बात का पूरा भरोसा है और यही कारण है कि जर्मनी इस बार एडवांस ऑफर के साथ जो यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 है ये भारतीय वायुसेना के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। अब यूरोफाइटर टाइफून का प्रपोजल आज का नहीं है। एमएमआरसी 1 की बात करें तो इसने राफेल F3R स्टैंडर्ड को बहुत तगड़ी टक्कर दी थी और इनफैक्ट उस दौरान इसने जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है उनको काफी आसानी के साथ पूरा कर लिया था। और उस कंपटीशन में शुरुआती तौर पर तो यही माना गया था कि यूरोफाइटर टाइफून ही इसका क्लियर विजेता है, लेकिन अंत में चीजों में बड़ा उलटफेर होता है जहां पर जो डसाल्ट राफेल है ये लोवेस्ट बिडर के तौर पर सिलेक्ट किया जाता है और डील भी इसको मिल जाती है और एक माइनर मार्जिन के साथ यूरोफाइटर टाइफून उस कंपटीशन को हार जाता है। लेकिन अब यूरोफाइटर कंसोर्टियम यहाँ किसी प्रकार का जो लापरवाही है वो करने के मूड में नहीं है। वो पहले से ही अपने ऑफर को इस प्रकार से रख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना उनको इग्नोर कर ही ना पाए। इस बार एयरबस और उनके पार्टनर जो है वो लेटेस्ट ट्रेंच 5 वेरिएंट को सामने रख रहे हैं जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स को शामिल किया गया है, जो कि न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं बल्कि ट्रेंच 5 मॉडल में एडवांस एवियोनिक्स, इम्प्रूव सर्वाइबिलिटी और इसके अलावा एडवांस मल्टी रोल कैपेबिलिटीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर आने वाले भविष्य के जो एडवांस वेपन सिस्टम है उनकी कंपैटिबिलिटी को भी ये सुनिश्चित करते हैं। ही नहीं, यूरोफाइटर कंसोर्टियम के तैयारियों के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि आखिरकार इन्होंने कितनी लंबी प्लानिंग करके रखी है। एक तरफ जहां दूसरे कंटेंडर्स हैं वो अपने भारत में जो प्रोडक्शन पार्टनर हैं उनको लेकर कंफ्यूज है। कभी वो महिंद्रा डिफेंस की तरफ उनका रुझान देखने को मिलता है, कहीं लार्सन टुब्रो की तरफ देखने को मिलता है, कहीं टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन एयरबस का एम एकदम क्लियर है। उन्होंने कह दिया है कि अगर भारतीय वायुसेना ट्रेंच 5 को सेलेक्ट करती है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो कंपनी होगी जिसके साथ मिल करके इन एयरक्राफ्ट्स का निर्माण वो भारत में करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए जितना ज्यादा हो सकेगा क्रिटिकल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हम भारत में ही करेंगे ताकि इनकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको पता होगा कि आमतौर पे जो रशियन ओरिजिन की फ्लीट होती है उसमें हमें जो अवेलेबिलिटी रेट का इशू है वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है और उसमें सर्विसबिलिटी इश्यूज भी काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन इस समस्या को पहले ही टैकल कर लिया जाएगा और ऐसे हालात ही ना बने, इसको ध्यान में रखकर आगे काम किया जाएगा। एक और एस्पेक्ट जो आपको पता होना चाहिए एमआरएफए टेंडर का वो ये है कि इसमें कॉस्ट फैक्टर को भी काफी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और एयरबस ऐसा बिलीव करती है कि उनका यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 जो है इस बार सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर इस कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने यूनिट प्राइस को लेकर तो चर्चा नहीं करी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो दूसरे यहाँ पर कंपेटिटर्स हैं उनके तुलना में ये एयरक्राफ्ट फिलहाल तो सस्ता ही होगा। और जब बात राफेल की आती है तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि राफेल की तुलना में टाइफून ट्रेंच 5 भारतीय वायुसेना को सबसे ज्यादा सस्ते दाम पर मिलने वाले हैं। हालांकि अभी एमआरएफए टेंडर इतना आसानी से तो क्लियर नहीं होगा और यूरोफाइटर टाइफून को लेकर जो कंसोर्टियम का दावा है कि टाइफून एमआरएफए को लेकर टेंडर 2025 के मध्य तक इशू कर दिया जाएगा, अभी इस पर भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिली है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आएगा, फिर टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड आएगा, फिर निगोशिएशन का दौर शुरू होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और हमें व्यक्तिगत तौर पर तो ऐसा नहीं लगता कि 2025 के मध्य तक ये चीजें हो पाएंगी।
आपको क्या लगता है, क्या वाकई इतना लेंदी प्रोसेस जो कि सालों से क्लियर नहीं हो पाया, वो सिर्फ चंद महीनों में हो जाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और एक और एस्पेक्ट आपको बता दें, हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जो SU-57 फैलन है उस पर चर्चा कर रहे हैं, और हमने अपनी चर्चा के दौरान ये भी कहा था कि खुद रशिया की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने ये दावा किया था कि SU-57 फैलन राफेल से कम कीमत में भारत को ऑफर किए जाएंगे। तो अगर वाकई ऐसा है और वो रिपोर्ट सत्य है जहां पर रशिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात कर रहा है, तो वहां पर फिर टाइफून की तरफ जाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर हमें उससे कम कीमत में SU-57 फैलन जैसा एयरक्राफ्ट मिल रहा है और रशिया से हमारे जो आपसी संबंध है उनको देखते हुए हमारे पास ऑलरेडी सुखोई की प्रोडक्शन लाइन है भारत में, तो फिर भारत के लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आपका क्या मानना है? अगर भारत को कम कीमत पे मिले तो आपके हिसाब से भारत को क्या लेना चाहिए? टाइफून लेना चाहिए, राफेल लेना चाहिए, या फिर SU-57 फैलन लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं टेम्पेस्ट के बारे में। टेम्पेस्ट को लेकर ये क्लेम किया जाता है कि ये एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसको इस समय कुछ चुनिंदा देशों के ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और इटली जैसे देश शामिल हैं। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय ये जो चुनिंदा देशों के ग्रुप हैं, जिसमें इटली, जापान और यूके हो गए, इन्होंने ये कंफर्म किया था कि ये देश मिल करके इसका निर्माण करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम उतना सरल नहीं है जितना इसको लेकर सोचा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और इसमें जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है ये भी उनको चाहिए होगा। भले ही ये देश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को स्किप कर चुके हैं और डायरेक्ट 6th जनरेशन पे स्विच कर रहे हैं, लेकिन ये काम इनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। और आपको याद होगा शुरुआती तौर पर भारत को भी इस प्रोग्राम में इनवाइट किए जाने की जो बातचीत है वो सुनने में आई थी, लेकिन उस पे ये सब बातचीत इतनी थी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वो इंडिया का सपोर्ट चाहते थे। लेकिन अब चीजें आगे बढ़ गई हैं और अब तकरीबन 2 वर्ष बाद यूनाइटेड किंगडम ने अपनी जो इच्छा है वो व्यक्त करी है कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे और टेम्पेस्ट प्रोग्राम में अपना योगदान भी दे। अब यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि भारत एज अ पार्टनर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे ताकि ये प्रोग्राम मोमेंटम को प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि अधिक पार्टनर्स को ऐड करके जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको शेयर करना, बल्कि इसके बेनिफिट भी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज नहीं तो कल ये एयरक्राफ्ट जब बनके तैयार होगा तो ये मौजूदा FGFA की तुलना में ज्यादा एडवांस होगा, ज्यादा पावरफुल होगा और भारत को इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन किसी भी प्रोग्राम में इंटर करने से पहले भारत को उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव्स है इनका अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी भी कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है और ये कब तक बनके तैयार होगा इस पे स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।